नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और खबर की शुरुआत करें इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। आपको बता दें, टीएमसी और सपा की बड़ी बैठक है आज। ममता बनर्जी से मिलेंगे किरणमय नंदा। शाम 4:30 बजे कोलकाता में ये बैठक होनी है। सीटों के बंटवारे को लेकर इसमें चर्चा होगी। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे किरण। शाम 4:30 बजे कोलकाता में ये अहम बैठक होगी। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी और ममता बनर्जी से मुलाकात की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किरणमय नंदा मुलाकात करेंगे ममता बनर्जी से सीटों के बंटवारे को लेकर। एक अहम बैठक जो कि शाम 4 बजे होगी और इस बैठक में शामिल होंगे ममता बनर्जी के साथ किरणमय नंदा। इस बैठक का वक्त शाम 4:30 बजे है और जगह जो है वो कोलकाता है, जहां सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। और बीजेपी सांसद ब्रजलाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा गुंडे माफिया को टिकट दे रही है, ये कहना है ब्रजलाल का। नाहिद हसन हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार बताए हैं उन्होंने। नाहिद हसन ने कई गुंडों को पाल रखा है। अब्दुल्ला आजम पर फ्रॉड समेत 45 केस दर्ज हैं। तो देखिए अब किस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। नाहिद हसन ने कई गुंडों को पाल रखा था, यह कहना है ब्रजलाल का। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा अब्दुल्ला आजम पर फ्रॉड समेत 45 मामले दर्ज हैं। अब ऐसे में ये जो वाद और विवाद कह लीजिए या फिर जुबानी जंग कह लीजिए, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और अब ब्रजलाल कहते हैं कि सपा गुंडे माफिया को टिकट दे रही है। नाहिद हसन हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार हैं और नाहिद हसन ने कई गुंडों को पाल रखा था। आजाद समाज पार्टी लड़ेगी विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि आसपा अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ ने यह घोषणा की है। प्रथम चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 33 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आसपा अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ प्रथम चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी करेंगे। 33 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट हालांकि जारी कर दी गई है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसकी पकड़ कहां पर है, कौन कितना कहां मजबूत है, इन सारी बातों का फैसला करने के बाद अब यह फैसला लिया है, जिसमें आसपा अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ की घोषणा की हम यहां बात कर रहे हैं। प्रथम चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। और इसी कड़ी में मथुरा पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सीएम ने दर्शन किए हैं। मथुरा कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के साथ मौजूद हैं। भूपेश बघेल प्रदीप माथुर के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। मंदिर के गोस्वामियों ने सीएम का स्वागत किया है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भूपेश बघेल, प्रदीप माथुर भी इस दौरान उनके साथ में हैं। कैसे उनका स्वागत किया गया है, पूजा अर्चना उन्होंने की है बांके बिहारी मंदिर में। तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करते ही आप देख लीजिए सीएम भूपेश बघेल को, जो कि पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में। और वहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। गाजियाबाद में लोनी के बीजेपी कैंडिडेट नंदकिशोर गुर्जर नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से नोटिस उन्हें मिला था और नोटिस में यह पूछा गया था कि उन्होंने विवादित नारा आखिर क्यों दिया। आपको बता दें कि उन्होंने नारा दिया था कि लोनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 3 दिन का वक्त भी दिया गया, मगर आज जब नामांकन करने के लिए वो पहुंचे तो नंदकिशोर गुर्जर फिर वही नारा दोहराते नजर आए। और कौशांबी में आचार संहिता का उल्लंघन, बीजेपी विधायक का एक वीडियो जो वायरल हुआ है। सैकड़ों लोग क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल हुए हैं, बगैर मास्क के ये लोग बैठे थे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सैकड़ों लोग हैं जो बिना मास्क के बैठे हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए विधायक साहब पहुंचे थे। और मंझनपुर सदर सीट से विधायक हैं लाल बहादुर, और उनके होते हुए उनके वहां मौजूदगी में ये जरा देखिए कि कैसे कोरोना की जो गाइडलाइन है उनको कैसे ताक पर रखा गया है, नियमों का उल्लंघन किया गया है। कोई व्यक्ति वहां आपको बगैर मास्क के नजर नहीं आ रहा होगा, मास्क पहने नजर नहीं आ रहा होगा, सब लोग बगैर मास्क नजर आ रहे हैं।
और ये तस्वीरें आप देखिए कि सैकड़ों लोग हैं ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। बच्चे भी इनमें शामिल हैं, बुजुर्ग भी इनमें शामिल हैं और कई जो लोग हैं यहां आप देख सकते हैं किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। खुद मंत्री जी भी बिना मास्क के नजर आए। और आज वाराणसी के बूथ अध्यक्षों और बूथ प्रभारियों से प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से जुड़कर जीत का मूल मंत्र दिया। हमारे संवाददाता ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। आदर्श आचार संहिता लगने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के बूथ अध्यक्षों से आज पहली बार बात किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बूथ अध्यक्षों से बात ही किया, उसके साथ साथ काशी के विकास मॉडल को बारे में उनसे पूछा। हमारे साथ अजीत सिंह जी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों को आपने सुना है, 2022 के रणभूमि कहें या विधानसभा चुनाव को कहें तो एक बड़ा विपक्ष भी सामने है, तो किस तरीके से आप जनता के पास जाएंगे? हम लोग जो है पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे यशस्वी सांसद को, कि हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से हमेशा बीच बीच में हालचाल लेते रहते हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इतना क्षेत्र में विकास हुआ है, विकास को लेकर के जाति धर्म से ऊपर उठ करके विकास को देखते हुए उसको विकास को लेकर के हम लोग क्षेत्र में जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। कोरोना काल को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और वर्चुअल जुड़िए। आप भी जुड़े थे, क्या बात निकल कर आया? मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र ये है कि कोरोना काल में सब कुछ देखते हुए भी इस चुनाव का चूँकि रणभेरी बच चुकी है और सामने 2022 में हमें पुनः बनारस या प्रदेश की जो विकास चल रही है इसको गति देने के लिए वर्चुअली या मैन टू मैन 1 by 1 लोगों से संपर्क करके अपने विकास को बताना और आगे हमारी क्या मैनिफेस्टो के माध्यम से जनता को बताएंगे कि हम क्षेत्र में कितना विकास कर सकते हैं, प्रदेश को कितना प्रगतिशील बना सकते हैं। जो हमारी योजनाएं बनी हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए आने वाले समय में हमें कम से कम 5 से 10 साल और इस तरीके से हम लगातार काम करते रहेंगे, तभी हमारी प्रदेश उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील प्रदेश बन सकता है और जो सोच ईमानदार काम दमदार का एक जमीन पर उसको हम उतार पाएंगे। प्रधानमंत्री ने एक बात और कहा कि काशी विश्वनाथ जो धाम बन गया है, कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि जो पर्यटक आते हैं वो कैसे देखते हैं, तो आप लोगों ने सुना है, अपने मन में क्या सोचते हैं? यदि आपकी बात रहती प्रधानमंत्री आपसे पूछते तो आप क्या कहते? बाबा विश्वनाथ का जो धाम बना है, जिसको देख करके हम लोग उसको शब्दों में तो वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कितना धन्यवाद दिया जाए इसके लिए, ये कितना दिया जाए इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इससे पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। जहां आजकल हम दर्शन करने जाते हैं, लोग देखते हैं इतनी भीड़ बाहरी पर्यटकों का है, जिससे क्षेत्र के लोगों का जो है रोजगार बढ़ा है। यहाँ गरीब जनता का रोजगार बढ़ा है। माला फूल से लेकर के होटल टूरिज्म से लेकर के सारे जितने भी रोजगार हैं काफ़ी बढ़ा है इस बाबा विश्वनाथ के मंदिर से। किसी जाति और किसी धर्म का व्यक्ति हो, सबको रोजगार बढ़ा है। किसी का किसी प्रकार से, किसी का किसी प्रकार से, सबको रोजगार मिला है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बाबा विश्वनाथ के मंदिर बनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो ये कार्यकर्ता लोग थे, इनका साफ साफ कहना है कि इस बार जो 2022 में विधानसभा चुनाव है, काशी विश्वनाथ धाम का भी प्रशंसा होगा। उसके साथ साथ पीएम मोदी ने जो काशी में जो विकास किया उसकी भी बात होगी। हालांकि कोरोना का दौर चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि जल्द ही कोरोना से निजात होगा, फिर सब लोग एक मिलकर एक मंच पे होंगे। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। रामपुर विधानसभा सीट 37 पर बीजेपी नेता आकाश हनी सक्सेना का मुकाबला सांसद आजम खान से है। आपको बता दें, आजम खान 9 बार विधायक बने हैं। अब सत्ता परिवर्तन के बाद से ही आकाशवाणी सक्सेना ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा पर कई केस दर्ज करवाए हैं, जिसमें वो सभी सलाखों के पीछे भी हैं। हालांकि उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट से राहत मिल गई है। रामपुर की नगर विधानसभा सीट 37 पर इस बार कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान का भाजपा के नेता आकाश हनी सक्सेना से है। आकाश हनी सक्सेना पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के बेटे हैं।
सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर कई केसेस दर्ज करवाए और उन्हीं केसों में आजम खान अभी सलाखों के पीछे हैं। उनके बेटे और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को तो कोर्ट से राहत मिल गई है और वो बाहर हैं। ऐसे में इस बार माना यह जा रहा है कि आजम खान सलाखों के पीछे रहते हुए नगर की विधानसभा सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आजम खान इस बार अपनी खोई हुई सीट को फिर से वापस करेंगे। वैसे तो ये सीट उनकी पत्नी तंजीन फातिमा जी के पास है, लेकिन उन्होंने संसद में जाने के बाद ये बात कही थी कि मैं विधायक बनना चाहता हूँ, अपनी सीट पर विधायक रहकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में रामपुर और प्रदेश का भला करना चाहता हूँ। आज वो वक्त आ गया है, विधानसभा के चुनाव हैं और इन्हीं चुनावों में वो सलाखों के पीछे से इस सीट पर फिर काबिज होना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिन प्रत्याशी को आजम खान के सामने उतारा है, क्या इस बार वो इस सीट को कब्जा लेंगे या फिर कहीं ना कहीं आजम खान का दबदबा सलाखों के पीछे से भी रामपुर में कायम रहेगा, क्योंकि वो स्वयं 9 बार से लगातार विधायक रहे हैं, वर्तमान में सांसद हैं। राजनीति रसूख के चलते वो लगातार यहाँ से जीतते हैं और जब जब उत्तर प्रदेश में सरकार होती है तब तब यहाँ पर यहाँ के यूं कहें कि वो सुप्रीम पावर होते हैं। आज क्या वो वही वापस सुप्रीम पावर ले पाएंगे? यहाँ पर भाजपा के नेता कमल खिलाएंगे या कहीं ना कहीं आजम खान खुद अपनी सीट पर जीतकर और अपने साथियों को जिताकर सूबे में सरकार का परिवर्तन लाएंगे? इंडिया न्यूज़ के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर। कानपुर में 21 सालों के बाद आज इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी है। मौसम विभाग विशेषज्ञों की अगर मानी तो अभी 22 जनवरी तक मौसम ऐसा ही रहेगा और वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक ठंड बढ़ने की वजह अनियंत्रित मधुमेह और ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनको ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिले इन दिनों कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं। कानपुर में सर्दी और शीतलहर में 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले एक हफ्ते से पड़ रही लगातार कड़ाके की ठंड से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है और उसके बाद जो ठंड हवाएं चल रही हैं उससे कानपुर का जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। मैं आपको एक बार सड़कों पर दिखाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर तकरीबन एक हफ्ता से धूप नहीं निकल रही है और लगातार धुंध है, सड़कों पर कोहरा है, लगातार जो विजुअलिटी है वो बहुत कम हो गई है। आवागमन में भी काफ़ी समस्याएँ हो रही हैं। वहीं कहीं ना कहीं से ठंड हवाओं की बात की जाए तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई उससे लगातार कानपुर में ठंड हवाएँ चल रही हैं जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चौराहों गली नुक्कड़ पे देखो तो लोग आग जलाए बैठे हैं, किसी प्रकार से ठंड से बचाव का उपाय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कानपुर में लगातार अभी 48 घंटे अगले इसी प्रकार के मौसम बने रहने की मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाई है। तो कानपुर में अगर ठंड से बचाव की बात की जाए तो अलाव और जो आग है वो हर चौराहे और गली नुक्कड़ में जलते हुए देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़, कानपुर। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। यूपी में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है। वहीं पूरे यूपी में नाइट कर्फ्यू भी जारी है और लोगों से यह अपील की जा रही है कि लोग मास्क लगाकर ही चलें, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें। इन सबको लेकर हमारे संवाददाता ने पूरे मामले का जायजा लिया। जरा ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो चुकी है। आपको बता दें बीते 24 घंटे में ये जो आंकड़ा आता है वो करीब 15,000 को पार कर गया है। वही राजधानी लखनऊ में 17,000 के करीब जो है वो मरीज हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो लोग हैं वो किस तरीके से लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे जिन्होंने मास्क लगाया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापरवाह बने हुए। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि लोग घरों से निकलते हैं तो मास्क लगाकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन बावजूद उसके भी जो लोग हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। देख सकते हैं कि लोग घरों से निकल रहे हैं, बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रहे हैं। मास्क लगाया हुआ है लेकिन मास्क नीचे। ये बताइए, मास्क आपने लगाया हुआ है लेकिन मास्क आपका नीचे लटका हुआ है, आपको पता कितना खतरनाक है ये तो बात सही है, खतरनाक है, लेकिन लगाने को भूल गया सर। आपको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा है जो कोरोना का वो 1 लाख को पार कर गया है। 9 लोगों की मौत भी हुई 24 घंटे में। ये बात आपकी सही है, लेकिन भूल में नहीं लगा पाए ये हुआ। हाँ, जाहिर है कि कोई ना कोई बहाना जरूर लोग बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लापरवाही है वो देखने को मिलती है। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों से अपील की जाती है कि लोग मास्क लगाकर निकले, लेकिन उसके बावजूद भी
कई सारे लोग हैं ऐसे जो बिना मास्क निकलते हैं। आप क्या करती हैं? आप क्या करती हैं? तो जॉब करते हैं। आपने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे अभी भी जो मास्क नहीं लगाते हैं। क्यों लगाना है मास्क ज़रूरी है? मास्क लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोविड महामारी से बचना है, ताकि जो भी कोई भी प्रदूषण या वायरस है हमारे शरीर में ना इंटर करता है। आपने मास्क नहीं लगाया लेकिन आपने फिर भी चेहरे को ढका हुआ है, क्यों जरूरी मानते हैं इसको? मास्क मैं जरूरी मानता हूँ कि मेरे देश में जो कोरोना फैला है उससे हमारी बीमारी से बचाया जा सकेगा, और हमारे जो लड़ने की शक्ति देता है मास्क, हमारा जो मास्क लगाने से हमारा लड़ने की जाहिर है लोग जानते हैं क्योंकि मास्क क्यों लगाना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही है लोगों में आमतौर पर देखने को मिल रही है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि लोग बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकले, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेपरवाही के साथ लोग सड़कों पर निकल रहे हैं बिना मास्क के। हालांकि आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये आंकड़ा करीब 1 लाख के करीब हो चुका है और लगातार संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि लोग अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा कर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना के जो नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरीके से पालन करें। हालांकि इसको नाइट कर्फ्यू भी जारी कर दिया गया, लेकिन बावजूद उसके भी लापरवाही नजर आ रही है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 2100 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब ऐसे में जिले में एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 12000 से ज्यादा हो गए हैं। जिले के लोगों की लापरवाही के चलते जिला कोविड हब बन चुका है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में के लिए भी राहत की बात फिलहाल ये रही कि पिछले 24 घंटे में 2500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग ठीक हुए। गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना पैर पसार रहा। कहीं अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में लगभग 2000 से ज़्यादा नए मामले आए हैं। कहीं ना कहीं ज़िले में जो एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस है वो लगभग 12000 से ज़्यादा है। लोगों की लापरवाही के चलते ज़िले में कोरोना के केसेस है वो ज़्यादा बढ़ रहे। लोग हैं वो मास्क का प्रयोग है वो नहीं कर रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग हैं वो मुँह छिपाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग हैं वो की लापरवाही है वो उसी के चलते जिले की स्थिति है वो बेहद ही खराब है। जिले में एक्टिव केस है लगभग 12000 से ज़्यादा है। पिछले 24 घंटे की बात करें, पिछले 24 घंटे में 2100 से ज़्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं नोएडा की बात करें 24 घंटे में लगभग 2500 से ज़्यादा मरीजों को डिस्चार्ज भी किया है। अगर हम वही कहें लोगों की लापरवाही है वो यहाँ पर ज़्यादा देखी जा रही है। नोएडा रजत कुमार, इंडिया न्यूज, गौतम बुद्ध नगर। चंदौली के कटेसर गांव के पास एक व्यक्ति ट्रक के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीण शव को रोड पर रखकर ट्रैफिक जैम करते नजर आए, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और इस बीच एसएचओ ने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश भी की। ग्रामीण एकाएक आग बबूला हो गए, पत्थरबाजी करने लगे। पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया और ग्रामीणों ने गुस्सा कर सीओ की गाड़ी पर भी पथराव कर दिया। देखिए, आज थाना मुगलसराय में सुबह कटेसर में एक ट्रक द्वारा एक व्यक्ति की एक्सीडेंट के कारण इसमें मृत्यु हो गई। ट्रक के एक्सीडेंट से मौके पर तत्काल जो एसएचओ हैं पहुंचे और फिर उसके बाद एसडीएम और सीओ साहब भी मौके पर पहुंचे। वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा हंगामा किया जा रहा था, तो उन्होंने कुछ लोगों ने उसमें से सीओ साहब की गाड़ी के ऊपर 1-2 जगह पे पथराव किया, पर तुरंत फोर्स मौके पर थी और जो बाकी आसपास के लोगों ने उन्हें शांत किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।